हाँ भैया, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आज हम लोग रिवीजन करेंगे। चलो भैया चलते हैं बढ़िया से रिवीजन, ठीक है। देखो आज वैसे तुम लोग बोलते हो सर कहानी नहीं सुनाते, आज कहानी सुनाएंगे सर, क्या बात है, आज स्टार्टिंग में ही बनाते हैं। अब देखो एक बबली नाम की लड़की है भैया, ठीक है। कहानी तो उसी तरीके से सुनाना पड़ेगा जो कहानी है, ठीक है। बबली नाम की लड़की है। वो बेसिकली रोज़ सुबह जाती है, पार्क करती है, पार्क में जॉगिंग करती है, ठीक है भैया। अब वो संडे तो रही जॉगिंग करी, ठीक है। मंडे तो रही फिर जॉगिंग की, बढ़िया से आधे 2 घंटे जॉगिंग करते जिससे कि फिटनेस मेंटेन है। थर्ड दिन गई फिर जॉगिंग करी। अब फोर्थ दिन गई, क्योंकि भैया फोर्थ दिन गई तो भैया आज जॉगिंग करते वक्त पीछे उसे शेर दिखा। हाँ, और शेर ने बबली तो देखा और बबली ने शेर तो देखा। समझो बात को, शेर ने बबली तो देखा और बबली ने शेर तो देखा। दोनों के अंदर डर लगा। शेर तो खुश हुआ कि आज मुझे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा, और बबली तो डर गई, आज मैं शेर का ब्रेकफास्ट बनूंगी। अब बबली शेर तो देखी जो आराम से जॉगिंग कर रही थी, अब वो बबली थोड़ी स्पीड तेज हुई। अब शेर भी आज सोचा था कि भैया आज सुबह सुबह मिल गई ब्रेकफास्ट, क्या बात है, ऐसा समय बहुत कम ही मिलता है। अब शेर और तेज़ी से दौड़ना शुरू किया, बबली और तेज़ी से भागना शुरू की। अब कहानी में और जाओ, बबली और तेज़ी, शेर और तेज़ी से, बबली और तेज़ी से। अब बबली जिस हिसाब से रोज़ भागती थी, आज उसका भागने का रेट जो है बढ़ा। अब बबली बढ़ी तो जो हमें बॉडी में भागने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है कि नहीं, तभी तो हम कोई काम कर सकते हैं एनर्जी के ही रूप में। अगर एनर्जी ना रहे तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, चाहे भागना हो, चाहे खेलना हो, चाहे कूदना हो, कोई भी काम। अब रोज की तरह बबली की स्पीड बढ़ी है। अब बबली की स्पीड बढ़ी है तो भैया जाहिर सी बात है सारे मसल सारे हमारे सीनियर्स में जया हो जाती, भैया शेर देखा, हमारी आंखों ने इस शेर को देखा और हमारी आंखों ने सीधे सीएनएस को भेजा मैसेज कि भैया शेर है पीछे, भागो बहुत तेज़ी से कहीं सेफ स्थान पे पहुंच जाओ, फिर उसके बाद आराम से सेल्फी लेना, अभी सेल्फी लेना ठीक नहीं है। अब भैया बबली भागना शुरू की, शेर भी भागना शुरू किया। बबली और तेज़ी से भागी, शेर भी और तेज़ी से भागा। और बबली की अब मसल, बबली की बॉडी को एनर्जी और आवश्यकता थी। तो भाई उस समय अगर बॉडी बोल दे कि मैं एनर्जी नहीं दूंगी तो बबली तो थक जाएगी, और बबली थक गई तो आज शेर का ब्रेकफास्ट बन जाएगा बढ़िया से। लेकिन हमारी बॉडी ने बहुत कोऑर्डिनेटेड साथ दिया, हमारा साथ दिया, वो भी एनर्जी देती रही, हमारी बॉडी भी एनर्जी देती रही। जो एनर्जी स्टोर था आज वो बबली को काम आया, उस एनर्जी का उस समय उपयोग की। बबली ने उस एनर्जी को यूटिलाइज करके और तेजी भागना शुरू किया। अब भागते भागते क्या हुआ, हाँ ये थक गई, हाफने लगी। अब उस समय जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो भी बढ़ गई। भाई पीछे शेर है, अब ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ी क्योंकि हाफने लगी, वो भी तो हम लोग क्या नाम है जो सांस लेने वाली रेट है वो भी बढ़ गई। और जब रेट बढ़ती है रेस्पायरेशन की तो हार्ट बीट भी बढ़ेगा, भाई जाहिर सी बात है धक 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 होना शुरू हो जाएगा, तो रेट भी बढ़ा, रेस्पायरेटरी रेट भी बढ़ा, हार्ट रेट भी बढ़ा, हार्ट बीट का रेट भी बढ़ा। अब फाइनली बबली कहीं सही स्थानों पे पहुंची जहाँ पे आगे पीछे मुड़ती रहती तो शेर नहीं था। बबली बोली हाँ क्या बात है, मैं बच निकली, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। उस समय जितने भी हमारे ऑर्गन थे वो नॉर्मल कंडीशन में आ गए, जैसे सांस लेते थे वैसे प्रॉपरली सांस लेने लगे। तो तुम्हें एक कहानी तो बताने के लिए मेरा एक पूरा कॉन्सेप्ट था। बोले द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। बोले हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलके वो बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में होता है टू मेंटेन होम्योस्टैटिस, ठीक है। कोऑर्डिनेशन तो कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन एनदर। बोले हैं कि ऐसा है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक ऑर्गन आपस में मिलके एक दूसरे का साथ देते हैं। मतलब अगर शेर देखे हैं पीछे तो उस समय हमारी एनर्जी भी मिल रही है, हमारा ब्रीथिंग रेट भी बढ़ रहा है, हार्ट बीट भी बढ़ रहा है, ये सारे बहुत कोऑर्डिनेटेड आपस में मदद कर रहे हैं।
अगर तुम ऑक्सीजन नहीं बढ़ाओगे तो एनर्जी नहीं टूटेगी, एनर्जी नहीं टूटेगी तो एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा तो हमें एनर्जी नहीं आएगी, और एनर्जी नहीं आएगी तो हमारा सेल का ब्रेकफास्ट बन जाएगा। तो समझो हर एक ऑर्गन अपना फंक्शन है, और हर एक ऑर्गन आपस में मिलके हमारे पूरे शरीर को बहुत अच्छी तरीके से चलाती है। इसलिए लिखा कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट कॉम्प्लीमेंटरी द फंक्शन ऑफ वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो हमारा एनर्जी डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि मस्कुलर एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, मैं तो कहानी से तो और अच्छे समझा दिया। और जब मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ेगी, और उसकी वजह से जो हार्ट रेट है, जो ऑक्सीजन रेट है, वो भी बढ़ेगा, और वो भी बढ़ेगा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ेगा, और हार्ट बीट भी बढ़ेगी, और साथ में ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा। ठीक है, और ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगे। ठीक है, ब्लड फ्लो क्योंकि बढ़ जाएगा। ठीक है, अब वहीं पे बोले जब हम नॉर्मल कंडीशन फिजिकल एक्सरसाइज रोज देंगे, हम अपने एक्सरसाइज तो रोज देंगे, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, तो जो एक्टिविटी ऑफ नर्व जो उस समय बहुत तेज़ी से चल रही होगी वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। लंग्स जो बहुत तेज़ी से ब्रीथिंग रेट बढ़ा दिया था वो भी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। जो हार्ट बीट बहुत तेज़ी से धड़कने लगी थी वो भी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। जो ब्लड डायलेट हो जाता वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। थर्स इसी वजह से द फंक्शन ऑफ मसल, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल, किडनी एंड अदर ऑर्गन आर कोऑर्डिनेटेड व्हाइल द परफॉर्मिंग द फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन, हमारी बॉडी में दो सिस्टम पाए जाते हैं, एक न्यूरल सिस्टम होता है, एक एंडोक्राइन सिस्टम, जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन सो दैट द फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन। ठीक है, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क टू पॉइंट कनेक्शन। बोले न्यूरल सिस्टम की बात कर दी जाए तो ये ऐसा नेटवर्क होता है जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हमें देता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देता है, और क्विक कनेक्शन देता है, क्विक रिस्पॉन्स देता है। वहीं पे एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर दी जाए तो ये हार्मोन के जरिए हमें क्या नाम है कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, हार्मोन के थ्रू। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन एक्रोस साइनेप्स। ठीक है, अब न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल, जितने भी एनिमल है उसमें न्यूरल सिस्टम की बात कर ली जाए तो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूरॉन तो छोड़ नहीं है, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूरॉन क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं हमारे क्या नाम है जो इम्पल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई से। अब मालूम पड़ा ठंडी आ रही है तो हमारी बॉडी तुरंत ये स्टिमुलाई कर देंगे कि भैया ऐसा है ठंडी लग रही है। अगर मान लो गर्मी आ रही है तो हमारी बॉडी तुरंत डिटेक्ट करके बोलेगी भैया गर्मी आ रही है। अगर बरसात हो रही है तो हमारी बॉडी तुरंत डिटेक्ट करके बोलेगी कि भैया ऐसा किनारे करो। हमारी बॉडी हर एक चीज़ सुन सकती है। आजकल तो तुम जानते ही हो इधर उधर की बातें ज़्यादा सुना जा रहा है, तो हमारी बॉडी भी सुन सकती है न्यूरॉन के जरिए, ट्रांसमिट भी कर सकती है। मान लो तुम्हें तो एक लड़का थप्पड़ मारा और तुम्हें भी गुस्सा आए, पट से हेड शॉट मार सकते हो, तो ट्रांसमिट कर सकता है। वो चाहे हीट फॉर्म में हो, चाहे पापा हीट फॉर्म में प्रोड्यूस कर दें, चाहे मम्मी वेलेंस के फॉर्म में प्रोड्यूस कर दें, ट्रांसमिट तो हो जाती है एनर्जी। ठीक है, बोले न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट। बोले न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करती है लोअर इन्वर्टिब्रेट, जैसे कि लोअर इन्वर्टिब्रेट में जैसे कि हमारे सेल एंड टेटा पूरी फेरा के अंदर वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जैसे कि हाइड्रा में इन्होंने बोला कंपोस्ट ऑफ द न्यूरॉन, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन तो पूरा एक नेटवर्क है, जंजाल है। द न्यूरल सिस्टम ऑफ बेटर ऑर्गेनाइजेशन इंसेट जो होता है ऑर्थोपोडा में होता है। और न्यूरल सिस्टम की बात कर दी जाए, न्यूरॉन इंसेक्टा में बहुत कोऑर्डिनेटेड में होता है। द ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ जेंडिलिया। ब्रेन कैसे प्रेजेंट हो, ब्रेन के साथ में क्या क्या होता है, नंबर ऑफ जेंडिलिया, न्यूरल टिश्यू भी पाए जाते हैं। और फिर वहीं पे वर्टिब्रेट की बात कर दी जाए तो मोर कॉम्प्लेक्स न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। अब वर्टिब्रेट में बात कर दी तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात कर दी है या ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात कर दी, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है CNS होते हैं, एक होते हैं PNS होते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के पास दो टाइप के होते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बात कर दी है, HNS की बात है, ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे CNS और एक होते हैं हमारे PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब बात कर दी है CNS में दो लोग आते हैं, एक ब्रेन आते हैं, एक स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। कौन आता है, एक ब्रेन आता है, एक स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। कौन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ठीक है, BRAIN। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, SPINAL, स्पाइनल CORD, स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ठीक है, तो ये जो हो जाते हैं, ये दोनों जो हो जाते हैं
सीएनएस में आ जाता है और ये ब्रेन हो जाता है, ठीक है। तो न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो पार्टों में डिवाइड हुआ है, एक सीएनएस हो जाता है, एक पीएनएस हो जाता है। सीएनएस में 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं हमारे ब्रेन होते हैं, एक होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। एंड द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टू कंट्रोल, बोल रहे हैं ये साइट क्या है, सीएनएस एक ऐसा साइट होता है जहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, मतलब जैसे हम लोग के कंप्यूटर में सीपीयू होते हैं, यहाँ पे सारे मेमोरी, सारे डाटा, सारे कंट्रोल सीपीयू में होता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में जो कंट्रोल है, तो जो इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है वो सारे सीएनएस में हुई है, ठीक है। डी पीएनएस कंप्राइज ऑल द नर्व ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सीएनएस। सीएनएस से जितने भी जुड़े हुए नर्व हैं वो सारे पीएनएस होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ठीक है। जैसे कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। दी नर्व फाइबर, अब बात कर रही है नर्व फाइबर, पीएनएस की बात कर रही है। पीएनएस अदर ऑन द बेसिस ऑफ नर्व फाइबर, ये कितने भागों में बटा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ पीएनएस फाइबर, ऑन द बेसिस ऑफ नर्व फाइबर, ऑन द बेसिस ऑफ नर्व फाइबर, नर्व फाइबर ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक एफरेंट नर्व फाइबर, एक होता है एफरेंट नर्व फाइबर, एफरेंट नर्व फाइबर, नर्व फाइबर तो यानी एफ लिख दे रहे हैं, ठीक है, और एफरेंट नर्व फाइबर। और अभी हम क्या नाम है, क्रिएटिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए एफरेंट मतलब आने वाला, ठीक है। तो जब ब्रेन के पास कोई भी नर्व फाइबर आएगा, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे एफरेंट नर्व फाइबर टूवर्ड द ब्रेन। अगर ब्रेन की तरफ आएगा तो हम इसे बोलेंगे एफरेंट नर्व फाइबर। देख लेते ब्रेन है कि सीएनएस है, एफरेंट, हाँ टूवर्ड सीएनएस है, ठीक है, ब्रेन मतलब सीएनएस। सीएनएस की तरफ कोई नर्व फाइबर आएगा तो इसे हम बोलेंगे एफरेंट नर्व फाइबर, और वहीं पे सीएनएस से दूर जाएगा, सीएनएस से दूर जाएगा तब हम इसे बोलेंगे एफरेंट फाइबर, ठीक है, एफरेंट फाइबर। एफरेंट मतलब एजेड बाहर जाना, और एफरेंट मतलब आना जब सीएनएस की तरफ आएगा, जब सीएनएस की तरफ आएगा तब हम इसे बोलेंगे एफरेंट, और सीएनएस से जब भी दूर जाएगा तब हम बोलेंगे एफरेंट, ठीक है। तो एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द टिश्यू टू ऑर्गन टू दी सीएनएस, सीएनएस की तरफ आता है, इसे हम बोलते हैं एफरेंट। और वहीं पे एफरेंट की बात कर दी जाए तो ये सीएनएस से जाता है कुछ हमारे टिश्यू या ऑर्गन में जाए तो इसे बोलते हैं एफरेंट नर्व फाइबर। अब बात है पीएनएस, ऑन पीएनएस की बात है, ये 2 भागों में बटे हुए हैं, एक सोमेटिक हो जाते हैं, एक ऑटोनॉमिक हो जाते हैं, एक सोमेटिक हो जाते हैं, एक ऑटोनॉमिक हो जाते हैं। सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमेटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है, ये क्या नाम है, सोमेटिक की बात कर दी जाए तो ये बेसिकली क्या करता है, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम रिलाई करते हैं कहाँ से, फ्रॉम द सीएनएस टू स्केलेटल मसल, फ्रॉम द सीएनएस टू स्केलेटल मसल, ये होते हैं सोमेटिक। और वहीं पे ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम की बात कर दी जाए तो ये सीएनएस से इनवॉलंटरी ऑर्गन में ले जाते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। एंड द स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी, दी ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम 2 भागों में बटा है, एक सिंपैथेटिक जो कि इमरजेंसी के कंडीशन में उपयोग हो जाए, और एक पैरासिम्पैथेटिक जो हमें नॉर्मल कंडीशन में हो जाए। अभी मान लो कल तुम्हारा नीट का पेपर है, नीट का पेपर मान लो कल ही है नीट का पेपर, तो तुम्हारे अंदर से जितने भी न्यूरल सिस्टम होंगे वो बहुत तेज़ी से काम करना शुरू करेंगे। उस समय ये नहीं सोचेगा कि आज हमने खाना खाया, आज हमने पानी पिया, ये सोचेगा कि भाई कल पेपर है, आज हमने कुछ भी ना किया हो, लेकिन हमारे माइंड में ये चला है कि भाई अब नहीं, अब क्या करें, अब तो भैया लास्ट मूवमेंट आ जाए, अब पढ़ना चाहिए। तो यही चीज़ है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वही बोला जाता है जब लास्ट में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो पढ़ाई होती है वो 4 गुना हो जाती है, ठीक है। वहीं पे जब 4-5-6 महीने पहले होता है तो बोलते हैं अरे यार अभी बहुत दिन है, तो यही होता है, ठीक है। विसरल नर्वस सिस्टम की बात करें, ये क्या करता है, पीएनएस से अलग अलग ऑर्गन में जाता है, फाइबर जनरली प्लेसेड बाय द इम्पल्स ट्रैवल, सीएनएस से विसरल ऑर्गन में जाता है, तब हम इसे बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम, और विसरल से सीएनएस, ठीक है, फ्रॉम द विसरल टू द सीएनएस, ठीक है, ये बात बोलती है। अब हम आते हैं न्यूरॉन और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। ए न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ द 3 मेजर पार्ट, नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन। डी सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी क्या कंटेन करता है, साइटोप्लाज्म कंटेन करता है। और टिपिकल, यहाँ पे ध्यान देना भैया, और
टिपिकल सेल ऑर्गेनेली, जैसे कि जनरल बॉडी भी करते, इसे इन दोनों को मिला दिया जाए तो नेसल्स जेरेनियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेसल्स जेरेनियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेसल्स जेरेनियोल बोलते हैं। और शॉर्ट फाइबर नेसल्स जेरेनियोल से आगे जाओगे तो शॉर्ट फाइबर ब्रांचिंग में बार बार मतलब 2-3 ब्रांचिंग बने होते हैं, जो कि कहाँ पे होते हैं? प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द सेल बॉडी के बाहर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो मिलाते ये तो ये पूरी ब्रांचिंग, ये पूरी ब्रांचिंग, ये पूरी ब्रांचिंग, ये पूरी ब्रांचिंग, और यहाँ पे कुछ ऑर्जिनली पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं नेसल्स जेरेनियोल। तो ये सारे जो सारे हैं ये सारे ऑर्जिनली पाए जाते हैं। यहाँ पे देखो ये सारे ऑर्जिनली पाए गए हैं छोटे छोटे, इन्हें हम बोलते हैं नेसल्स जेरेनियोल। ठीक है, तो याद रखना ये डेंड्राइट होते हैं, ये होते हैं नेसल जेरेनियोल, ये होते हैं सेल बॉडी, और ये बीच वाला क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, अब आ जाते हैं। ठीक है, कंटेन नेसल जेरेनियोल आता है डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या होता है? डेंड्राइट क्या होता है बताओ भैया? डेंड्राइट एक बार फिर से पढ़ो। बोल रहे हैं कि यहाँ पे दी सेल बॉडी क्या कंटेन करता है? साइटोप्लाज्म और टिपिकल सेल ऑर्गेनेली एंड सर्टेन जनरल बॉडी, इन्हें हम बोलते हैं नेसल जेरेनियोल। और नेसल जेरेनियोल के बाहर सेल बॉडी के बाहर एक छोटे छोटे ब्रांच में शॉर्ट फाइबर क्या नाम है? उमड़ते रहते हैं। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ में नेसल जेरेनियोल भी होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट। दिस फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स, यहाँ पे ध्यान दो, टूवर्ड दी सेल बॉडी। अदर टूवर्ड दी सेल बॉडी, तब हम इसे बोलेंगे भैया क्या? तब हम इसे बोलेंगे भैया क्या? मतलब ये जो फाइबर है, अरे भाई सुन 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 सुन, ये जो फाइबर है ये इस तरीके से टूवर्ड दी सेल बॉडी की तरफ ही करेंगे, टूवर्ड दी सेल बॉडी, ये टूवर्ड दी सेल बॉडी। और लेकिन जब ये दूर जाता तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम सेल बॉडी, तो इसीलिए तो बोला है कि जो ये क्या नाम है इम्पल्स आ रहा है वो टूवर्ड दी सेल बॉडी की तरफ आ रहा है, ना कि जो डेंड्राइट है वो इम्पल्स कंडक्ट करेगा टूवर्ड दी सेल बॉडी। और दी एजॉन इज अ नॉन फाइबर डिस्टल इन, जो कि ब्रांच होता है। बोले ये पूरा तो बात कर दी जाए तो एजॉन है, पूरा तो एजॉन है, लेकिन इससे डिस्टल एंड, यहाँ से तुम देखो इसके रिस्पेक्ट में बोल लो कि ये तो दूर है ना, इसके रिस्पेक्ट में ये तो दूर है ना, इसके रिस्पेक्ट में ये तो दूर है, और दूर वाला डिस्टल एंड कैसे होते हैं? ब्रांच होते हैं। ठीक है, ब्रांच होते हैं। ठीक है, डिस्टल एंड ब्रांच होते हैं। ठीक है, डिस्टल इन ब्रांच होते हैं। ईच ब्रांच ट्रांसमिट ऑफ द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर बैठे होते हैं। सिनेप्टिक नॉब के अंदर सिनेप्टिक वेसाइकल होते हैं, वेसाइकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर बैठे होते हैं, और यही ट्रांसमीटर एजॉन एंड में, मतलब एजॉन एंड में ये क्या नाम है जाते हैं। बोले यही एजॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द बॉडी। तो बता रहे हैं एजॉन क्या था? यही तो एजॉन है। एजॉन सेल बॉडी तो ये है, सेल बॉडी तो यहाँ पे सेल बॉडी से दूर ले जाता है। ये न्यूक्लियस हो जा, न्यूक्लियस से सेल बॉडी से दूर ले जाता है, सेल बॉडी से दूर ला जाता है। तो एजॉन क्या है? एजॉन ट्रांसमिट करता है इम्पल्स कहाँ? टूवर्ड द सेल बॉडी की अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ सिनेप्स और अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एजॉन एंड डेंड्राइट देयर आर द मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर में एक ही एजॉन एक ही डेंड्राइट। ठीक है, सॉरी, यूनिपोलर में एक ही एजॉन डेंड्राइट नहीं होते हैं, यूनिपोलर में 88 जॉन डेंड्राइट नहीं होते हैं, और ये पाए जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। मल्टीपोलर की बात करी जाए तो 8 जॉन मिनी डेंड्राइट, 2 और मोर डेंड्राइट कहाँ पाए जाते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और बाइपोलर में 8 जॉन और 8 डेंड्राइट कहाँ पाए जाते हैं? रेटिना ऑफ आई में पाए जाते हैं। अब जो हमारे जॉन की बात करी है तो वो 2 टाइप के होते हैं, एक माइलिनेटेड एक नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड मतलब माइलिन शीट बनाता है, माइलिनेटेड मतलब जो माइलिन शीट बनाता हो जिससे हम बोलते हैं माइलिनेटेड, और जो माइलिन शीट नहीं बनाता है वो नॉन माइलिनेटेड। डीमाइलिनेटेड नर्व फाइबर आर इवॉल्व विथ अ सॉन सेल। माइलिनेटेड नर्व फाइबर किसके साथ बना होता है? सॉन सेल के साथ। ठीक है, बोले हुई फॉर्म ऑफ द माइलिन शीट, जो कि ये दोनों माइलिनेटेड नर्व फाइबर किससे इवॉल्व हुए? सॉन सेल से ही बने हुए हैं, और यही माइलिनेटेड नर्व फाइबर क्या बनाता है? माइलिन शीट। अराउंड द एजॉन से क्या होता है? द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट, इसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रनिवर। ठीक है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल और क्रेनियल। माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ पे पाए जाते हैं? स्पाइनल और क्रेनियल नर्व। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इंक्लूड बाय द सॉन सेल, ये भी इंक्लोज होते हैं सॉन सेल, बट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीट अराउंड द एजॉन, इसलिए हम बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। आइए तुम लोग तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखो
जब हम रेस्टिंग कंडीशन में हैं, जब हम रेस्टिंग कंडीशन में हैं तो यहाँ पे बाहर कौन सा, बाहर की बात कर दी। जब हम लोग रेस्टिंग कंडीशन में, पहले हम लोग पढ़ लें कि पहले समझा दें? बताओ, जैसा बताओ। तो पानी पी लो यार, मुझे एनर्जी की कमी लगी है। हाँ भैया, तो भैया आज हम लोग जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अपलोड देते हैं। देखो स्टार्टिंग से हम लोगों ने कवर कर रखा है 20 मिनट में हर एक चीज़ रिवीजन किया। ऐसा नहीं है कि भाई तो रिवीजन नहीं किया है, तो अच्छे से अभी ऐसा नहीं कि 2-3 बार रिवीजन करना है। बस अब मुझे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स पढ़ाना है। चलो भैया ये भी हम लोग देखते हैं। चल भाई आ जा। चलो भैया, तो हम लोग जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स के पास आ जाते हैं। तो हम लोग समझने के लिए 2 बार समझो। यहाँ पे जैसे कि हमें 2 मेम्ब्रेन बनाना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन बनाने की आवश्यकता होगी। ये देखो सर दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं एंजियोलेमा। क्या बोलते हैं भैया? एंजियोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? एंजियोलेमा। अब इसके बीच में जो फ्लूइड होता है इसे हम बोलते हैं एंजियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? एंजियोप्लाज्म। आओ भैया हम थोड़ी हाईलाइट कर देते हैं, इसे हम बोलते हैं एंजियोलेमा। चलो क्या बोलते हैं? अरे तुम कुछ तो बोलो भैया। एंजियोलेमा। इस क्या बोलते हैं? एंजियोलेमा, ठीक है। एंजियोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजियोलेमा। और इसके अंदर से जो क्या नाम है, इसके बीच में जो कंटेंट होता है उसे हम बोलते हैं एंजियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं भैया? एंजियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं भैया? एंजियोप्लाज्म। अब मैं तुम्हें और डीपली अगर मुझे ले जाना हो तो मैं तो ऐसे भी नहीं बोलूँगा, मैं तो बोलूँगा कि भैया ऐसा है एंजियोलेमा, तो और डीपली मुझे पढ़ना है तो ले जाओ भैया, ले जाओ, हम ले चलेंगे और अच्छे से। वे तो एंजियोलेमा में तो हमारे प्रोटीन होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और भाई जाहिर सी बात है जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है। ऐसा तो हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं कि जो मेम्ब्रेन बनी होती है भैया लिपिड की बनी होती है। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो हमेशा हमें मालूम होना चाहिए कि भैया लिपिड की बनी होती है। लो भैया बना दे रहे मुझे क्या, मुझे बोलते जाओ मैं चलते जाऊँ। जो अच्छा नहीं बन पा रहा भाई। देखो ये लिपिड की बाइलेयर है, ठीक है। लिपिड की बाइलेयर है। वेट मिनट भाई, चलो। तो इस तरीके से लिपिड की बाइलेयर इस मेम्ब्रेन पे पाई जाती हैं, क्योंकि भैया मेम्ब्रेन है। क्या है भैया? मेम्ब्रेन है। और मेम्ब्रेन पे कौन सी लेयर होती है? लिपिड की बाइलेयर होती है। लिपिड की बाइलेयर पाई जाती है। लेकिन साथ में कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन भी पाए जाते हैं भैया। इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात कर दी जाए तो अभी आगे समझ में आएगा इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होता है। बेसिकली ये भी 2 टाइप के होते हैं। अदर जो प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन का काम होता है आवाजाही में हेल्प करना, मतलब कुल मिला के ये ट्रांसपोर्ट करने में, मतलब जो आयंस होते हैं वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जो कंडक्शन होता है वो बेसिकली ये लोग कंडक्ट करवाते हैं। कौन? ये चैनल, ये आयन, ठीक है। एक मिनट भैया, अरे यार ठीक है। तो ये तुम्हें दिख रहा है कि नहीं भैया? अब थोड़ा और अच्छे से समझाऊं। लो भैया सर आपने शॉर्टकट ढूंढ रखा है। हाँ भाई क्या कर सकता हूँ, इसमें थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है भाई। ठीक है। अब मैंने बोला जैसे ये है, ये क्या है भैया? एंजियोलेमा होता है। एंजियोलेमा, इसकी मेम्ब्रेन का क्या नाम है? एंजियोलेमा।
और इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो क्या होता है, एक्टोप्लाज्म होता है। और तो अब हमारे प्रोटीन पाए जाते हैं, ज़रा हम इन प्रोटीन पे गौर करते हैं। ये प्रोटीन कैसे होते हैं, यहाँ पे तो प्रोटीन हमें देखने को मिला होगा। प्रोटीन है, ठीक है। आप समझो ये प्रोटीन एक कैरियर होता है। कैरियर का मतलब क्या होता है, ये जैसे मतलब देखो जो अपने नेचर का होता है, मान लो लाइट डिजॉल्व लाइट होता है, पोलर में ही डिजॉल्व हो सकता है, नॉन पोलर में ही डिजॉल्व हो सकता है। ये बहुत अच्छे से तुम लोग जानते हो, ठीक है। अब बात करें प्रोटीन की, बात कर दिया तो यहीं से सारे कंडक्शन होंगे, तो यहीं से सारे चैनल इसी चैनल के थ्रू अंदर आएंगे और इसी चैनल से थ्रू बाहर जाएंगे। तो ये एक प्रोटीन का काम करता है, जिसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन या मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन पे प्रोटीन है इसलिए हम बोलते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन, या बोल सकते हो इंट्रिंसिक प्रोटीन। और लेते हैं ये बात कि भैया ये कैसे होते हैं, ये हमारे मेम्ब्रेनस प्रोटीन होते हैं, या तुम बोल सकते हो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। ये पार्शियली या टोटली बरीड होते हैं इन दी एक्सोलेमा। तो ये कौन से होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन। कौन से प्रोटीन होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन का काम क्या होता है भाई, ये भी तो है भाई, है तो कोई ना कोई काम होगा, ठीक है भैया। आओ देखते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन का काम क्या होता है, ठीक है। अब देखो मैंने बोला इंट्रिंसिक प्रोटीन का दो काम होता है। मैंने बोला मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब थोड़ी मैं चैप्टर से डीपली में घुस रहा हूँ। देखो इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात कर दी है। इंट्रिंसिक प्रोटीन ये हमारे दो टाइप के होते हैं। अदर बेसिकली ये प्रोटीन जो होता है, जो मान लो आयन तो बेसिकली ये पंप करता है, मतलब ये लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ले जा रहा है। मतलब मैंने बोला अगर कोई भी चीज़ है, अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मेरी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तुमसे, ठीक है। अगर कोई टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन तुमसे तो ज़्यादा ही हो जाए, ठीक है। तो हमेशा कोई भी चीज़ नोट करता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। यही बात है कि नहीं, हाँ सर ये बात सही है। अब मैंने बोला जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है अगर हाई टू लो ले जाए तब कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कोई चीज़ है लो से हाई ले जाना है तब हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ हमें मूव करवाना हो आयन को, तब हमें बेसिकली लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ हमें मूव करवाना हो आयन को, तब हमें इस प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इस प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब मैंने बोला इस वक्त जब कोई भी लो से हाई की तरफ ले जाया जाए तब हमें एटीपी की रिक्वायर्ड होती है। एटीपी एक तरीके से एनर्जी होता है, तो एटीपी की रिक्वायर्ड होती है या एटीपी की हमें ज़रूरत पड़ती है। और एटीपी की बात कर दी जाए तो ये क्या कैसा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पैसिव की एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये कैसा ट्रांसपोर्ट हो रहा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा, एटीपी रिक्वायर्ड, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा। फिर वहीं पे मैंने बोला अगर वही इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात कर दी जाए तो बेसिकली अगर ये लो से हाई की तरफ ले जा रहा है, मैंने बोला हाई से लो की तरफ ले जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ले जा रहा है, तो नो एटीपी रिक्वायर्ड, कोई भी एटीपी रिक्वायर्ड नहीं है। नो एटीपी रिक्वायर्ड, कोई भी एटीपी रिक्वायर्ड नहीं है, नो एटीपी रिक्वायर्ड। और साथ में जब एटीपी रिक्वायर्ड नहीं है तो ये कैसा ट्रांसपोर्ट रहेगा, ये पैसिवली ट्रांसपोर्ट रहेगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट रहेगा, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट करेगा। कैसा ट्रांसपोर्ट करेगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट करेगा। तो समझ में आ जाए एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, किसमें एनर्जी लगती है, किसमें एनर्जी नहीं लगती, ये बात समझ में आ जाए। तो अगर ये बात जान लो, ये प्रोटीन अगर हाई से लो की तरफ ले जा रहा है तब यहाँ पे एनर्जी
नहीं यूज हो जाए, एटीपी नहीं यूज हो जाए और इस ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाए, वहीं पे लो से हाई की तरफ ले जा रहा है तो एटीपी रिक्वायर्ड हो जाए। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एक कॉमन शब्द बोला जाए पंप। पंप हमेशा कहीं पे भी पंप लिखा जाए तो वो हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ले जाता है। चलो, तो ये इंटेंसिव प्रोटीन की बातें हमें समझ में आ गई है। अब देखो, इस एग्जोप्लाज्म के अंदर की बात कर दी जाए तो कौन ज़्यादा होता है। देखो, एग्जोप्लाज्म के अंदर जो होते हैं पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं, और जो प्लाज्म से बाहर की बात कर दी जाए तो सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं। कौन से आयन ज़्यादा होते हैं? सोडियम आयन्स भरे पड़े होते हैं। मैं इससे क्या नाम कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हाँ देखो, मैंने बोला अंदर जो होता है ये पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं, पोटेशियम आयन की संख्या ज़्यादा होती है। कुल मिलाते तुम ये समझो एक विद्यालय है और विद्यालय का ये गेट है एग्जोप्लाज्म। अंदर चिड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, अंदर चिड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, और बाहर जब बाहर की बात कर दी है, बाहर लड़के ज़्यादा होते हैं। लड़के का मतलब मेन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मैन मतलब लड़का, ठीक है। सोडियम आयन एक लड़का है, समझ लो सोडियम आयन लड़का है, और के मतलब चिड़ियाँ अंदर ज़्यादा होती हैं, और सोडियम आयन की बात है ये बाहर, मतलब सोडियम आयन क्या है? लड़के बाहर होते हैं और लड़कियाँ अंदर ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये बात समझो कि मतलब चिड़ियाँ अंदर ज़्यादा होती हैं, और सोडियम आयन की बात है तो ये बाहर ज़्यादा होते हैं। सोडियम आयन का मतलब जो होता है ये लड़के, और लड़के जो होते हैं बाहर होते हैं, ठीक है। सोडियम में यम आ रहा है लास्ट में, तो यम मतलब मेन मतलब लड़के हमेशा बाहर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू लड़कियाँ की मतलब पोटेशियम का मतलब चिड़ियाँ होता है, ठीक है। तो अब रेस्टिंग फेज में, अब मैं ये सारी बात बता दिया। ये देखो, सबसे पहली बात समझ लो कि पहली बात यहाँ पे समझ लो कि जो एग्जोप्लाज्म के अंदर चिड़ियाँ ज़्यादा होती है, मतलब पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं, और वहीं पे एग्जोप्लाज्म के बाहर की बात कर दिया तो यहाँ पे सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं। चलो, अब हम इसे कॉपी कर लिए हैं तो ये चीज़ दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं दूसरी बात बोलूँगा, हटो। पेज, डुप्लीकेट पेज, 3 चीज़ के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी 3 बार। हाँ, तो 1 2 3, ठीक है। देखो, अब फिर समझो ऑन रेस्टिंग फेज, जब कोई भी इम्पल्स नहीं कंडक्ट हुआ ऑन रेस्टिंग फेज, जब रेस्टिंग फेज की बात कर दी जाए, जब कोई भी इम्पल्स कंडक्ट ही नहीं हुआ है, ऑन रेस्टिंग फेज का मतलब क्या हुआ? जब कभी भी इम्पल्स कंडक्ट ही नहीं हुआ है। तो अब समझ लो, अब सुनो, अब पूरी बात समझो, पूरी बात समझने का प्रयास करो, ठीक है। 1 मिनट दियो भैया। चलो भैया, ऑन रेस्टिंग फेज में हम आ जाते हैं, ठीक है। ऑन रेस्टिंग फेज में अब हम लोग ऑन रेस्टिंग फेज में देखते हैं तो बाहर जो मतलब एग्जोप्लाज्म के बाहर की बात कर दी जाए तो यहाँ पे कौन से चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। कौन से चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। कौन से चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। कौन से चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। कौन से चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो हम भैया फैला दे रहे हैं, एग्जोप्लाज्म के बाहर वाले पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और वहीं पे एग्जोप्लाज्म के अंदर वाले पे कौन सा साइन होता है? नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। उसी तरीके से बात कर दिया, यहाँ पे भी मैं बना रहा हूँ तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव। जब कोई भी इम्पल्स कंडक्ट ना हो रहा हो, जब कोई भी इम्पल्स नहीं कंडक्ट हो रहा हो जाए तो बाहर पॉजिटिव चार्ज हो जाए, अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाए। यहाँ पे पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव बना दे रहा हूँ भैया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब मैंने बोला जब भी कभी भी इम्पल्स आएगा, अब मैं बोला हूँ इम्पल्स आएगा, जब नॉर्मल कंडीशन में क्या हो जाए? नॉर्मल कंडीशन में ऐसा हो जाती है भैया, जो प्लाज्म के अंदर थोड़ी ज़्यादा होंगी, मतलब पोटेशियम आयन ज़्यादा होंगे, और मेन मतलब सोडियम आयन बाहर ज़्यादा होंगे। यही हो जाए ना भैया रेस्टिंग फेज में। अब भैया जैसे मतलब रेस्टिंग फेज में मैं बता दे रहा हूँ दो चीज़ याद रखना। इनसाइड जो होता है, इनसाइड वो नेगेटिव होता है, और आउटसाइड की बात कर दिया है ये पॉजिटिव होता है। ये 2 बात याद करो, अभी याद करो, ठीक है। इनसाइड नेगेटिव ज़्यादा होते हैं और आउटसाइड पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि भैया ऐसा है कि जब रेस्टिंग फेज होता है तो ये इम्परविएबल टू सोडियम आयन,
क्या मैंने बोला, जब रेस्टिंग फेज की बात कर दी जाए, जब रेस्टिंग फेज के लिए बात कर दी जाए तो जो मेन होते हैं, जो मतलब लड़के होते हैं, तो मेरा से लड़के की बात बता दिया जाए तो ये इम्परमिएबल टू सोडियम आयन होते हैं और मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन होते हैं। ठीक है, तो मैं 2-3 बातें लिखवाना चाहता हूँ और यही 2-3 बातें नीट में पूछे जाते हैं कि भैया रेस्टिंग फेज में पहली चीज़, अंदर वाले पे कौन सा चार्ज होता है, तो वो नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर वाले पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और रेस्टिंग फेज में कौन ज़्यादा परमिएबल होता है, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन इम्परमिएबल होता है। बस यही 4 सवाल पूछे जाते हैं। ज़रा हम लिख दे रहे हैं, दे दो ये थोड़ा हटा दे जिससे चीज़ें रेट बने। अरे भैया सुनो, ये सब हटा देना है क्योंकि मैंने पीछे लिखवा रखा है, तो तुम देख लेना अगर, क्योंकि मुझे अच्छे से बताना, कंटेंट डिलीवर करना। ठीक है, देखो अब मैंने बोला भैया यहाँ पे आउटसाइड पे हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इन साइड पे पहली चीज़ याद रखो नेगेटिव चार्ज होती है। पहली बात तो ये याद हो जाए। हाँ सर याद हो जाए। अब दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा, दूसरी चीज़ मैंने पॉइंट बनाते लिखा है कि ये रेस्टिंग फेज में, ऑन रेस्टिंग फेज में जो होता है ये इम्परमिएबल टू सोडियम आयन, इम्परमिएबल टू सोडियम आयन, और वहीं पे परमिएबल टू पोटेशियम आयन। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परमिएबल टू पोटेशियम आयन प्लस आयन। और इतना ही नहीं, कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए भी परमिएबल हो जा कि नहीं, इम्परमिएबल, लेकिन इम्परमिएबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। मतलब तुम समझो ये परमिएबल किसके लिए है, पोटेशियम आयन के लिए, परमिएबल होता है। ठीक है, परमिएबल होता है पोटेशियम आयन के लिए। ठीक है, एक मिनट दियो। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या होता है, इम्परमिएबल टू नेगेटिव प्रोटीन, इम्परमिएबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, तो याद रखना। देखो मैं तुमसे 4 सवाल पूछूंगा, 4-5 सवाल, इससे ज़्यादा नहीं पूछूंगा। मैं बोलूँगा रेस्टिंग फेज पे आउटसाइड पे कौन सा चार्ज होता है, आउटसाइड पे कौन सा चार्ज होता है, तुम बताओ। सर ये होता है पॉजिटिव। भैया क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। आउटसाइड पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इनसाइड पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। 2 क्वेश्चन बने। तीसरा क्वेश्चन पूछूंगा रेस्टिंग फेज में किसके लिए इम्परमिएबल होता है। सर ये होते हैं सोडियम आयन के लिए और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए इम्परमिएबल होता है। ठीक है, यही बात बोलूँगा मैं। और किसके लिए परमिएबल होते हैं, परमिएबल की बात कर दी जाए तो ये हो जाते हैं हमारे पोटेशियम आयन के लिए, पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना परमिएबल किसके लिए होते हैं, पोटेशियम आयन के लिए, पोटेशियम आयन के लिए, और नेगेटिव आयन सोडियम आयन और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए इम्परमिएबल होता है ऑन रेस्टिंग फेज। ये 4 बातें समझ में आई कि नहीं। हाँ सर ये बातें तो समझ में आई। अब मैं बोलता हूँ चैनल भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक लीथी वोल्टेज चैनल होते हैं, एक लीथी चैनल होते हैं, एक वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। ठीक है, तो अब हम चैनल की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस पे आते हैं। ठीक है, एक मिनट देखो भैया, हम 2 टाइप्स ऑफ चैनल की बात करेंगे। एक होते हैं लीथी चैनल, एक होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। देखो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो होता है ये बेसिकली -55 मिली वोल्ट पे ओपन होता है और क्लोज कितने वोल्ट पे होता है, 30 मिली वोल्ट पे क्लोज हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो होता है बेसिकली ये +30 मिली वोल्ट पे ओपन होता है और क्लोज जो होता है वो -90 मिली वोल्ट पे होता है। ठीक है, अब चलो हम लोग आ जाते हैं उस पर। ठीक है,
देखो जब रेस्टिंग फेज की बात कर दिया है तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए ये सारी चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी होती है। देखो जब रेस्टिंग फेज में होती है तो कितने मिली वोल्ट पे होती है, -70 मिली वोल्ट पे होती है, ठीक है, -60 मिली वोल्ट पे होती है। जब कोई भी कंडक्शन नहीं आ रहा होता तो जो हमारा वोल्टेज रेटेड चैनल होता है वो कितने मिली वोल्ट पे होता है, -70 मिली वोल्ट पे होता है। लेकिन अब थोड़ी देर बाद बात है कंडक्शन आया, मतलब कंडक्शन आया। अब मैंने बोला कंडक्शन आया, कंडक्शन आने का मतलब क्या हुआ भैया कि अब इम्पल्स आया तो कितने मिली वोल्ट पे आएगा। जब ये -55 माइनस दे दो, यहाँ पे -70 मिली वोल्ट है, -70 मिली वोल्ट पे है। अब तुम समझो जो इम्पल्स आया, मैंने बोला कि इम्पल्स आया। अब मैंने बोला 1 मिनट रुक जाओ भैया, 1 मिनट भैया, ठीक है। अब देखो मैंने बोला इम्पल्स आया, मान लो लेट डे सपोज यहाँ पे इम्पल्स आया, -55 मिली वोल्ट पे इम्पल्स आया। मैंने बोला -55 मिली वोल्ट पे इम्पल्स आ गया। अब चलो मान लो, और मैंने बोला कि -55 मिली वोल्ट पे तो इम्पल्स आ गया, ठीक है भैया। अब मैंने बोला कि बाहर कौन सा चार्ज होता है, अब तुम बताओ ना। अब एक बात तो मैंने बता दिया कि बाहर जो होते हैं वो सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, बाहर जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव 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 चार्ज कहाँ पे होते हैं, बाहर, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज अंदर, 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 नेगेटिव चार्ज अंदर। उसी तरह नेगेटिव चार्ज अंदर, 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 बाहर पॉजिटिव चार्ज, 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 ठीक, ये हो गया। अब मैंने बोला कि जब इम्पल्स आया तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज थे, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जब इम्पल्स आया -55 मिली वोल्ट पे, तो ये -55 मिली वोल्ट पे जो इम्पल्स आया तो ये चार्ज यहाँ पे जो पॉजिटिव था यहाँ पे नेगेटिव हो गया, नेगेटिव, और यहाँ पे अंदर जो नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव हो गया जब -55 मिली वोल्ट पे इम्पल्स आ गया, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन स्टेज में पहली बात ये समझो कि आउटर पे कौन से चार्ज होते हैं, आउटर पे बात कर दी जाए तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, और इनर की बात कर दी जाए, इनर सरफेस पे बात कर दिया तो ये कैसे चार्ज हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। अब उसके बाद मैंने बोला कि मान लो लेट सपोज इम्पल्स आया -55 मिली वोल्ट पे, तो नेगेटिव चार्ज बाहर हो जाए और पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो जाती है। जैसे ही कोई इम्पल्स आता है तो पोलैरिटी चेंज हो जाती है। अभी तक पॉजिटिव चार्ज बाहर था, अब वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बाहर पे हो जाए और पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ हो जाए। अब मैंने बोला जब स्टिमुलस आया तो उस वजह जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो होता है ये ओपन हो जाता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड ओपन हो जाता है, और सोडियम वोल्टेज गेटेड ओपन होने की वजह से बाहर क्या ज़्यादा होते हैं, बाहर तो सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं। अब सोडियम आयन बाहर ज़्यादा होते हैं और सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं, तो इस तरीके से बहुत तेज़ी से जो सोडियम आयन होते हैं वो अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं। सोडियम आयन जो होते हैं वो बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं, सोडियम आयन बढ़ जाते हैं। सोडियम आयन जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, मेन जो होते हैं, जब 55 मिली वोल्ट पे क्या नाम है इम्पल्स आया तो सोडियम वोल्टेज रोटेड, मतलब सोडियम वोल्टेज रोटेड चैनल जो होता है वो ओपन हो जाता है, और सोडियम आयन जल्दी रैपिड इन्फ्लक्स हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे डीपोलराइजेशन स्टेट में सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो होता है वो ओपन हो जाता है, और उसकी वजह से रैपिड इन्फ्लक्स हो जाता है। रैपिड इन्फ्लक्स किसका हो जाता है, सोडियम आयन का, कहाँ पे, अंदर एंजियोलेमा में, ठीक है, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, ठीक है, इन्फ्लक्स हो जाता है। तो ये बात धीमे धीमे बात समझ में आ रही होंगी। अब मैंने बोला कि जब डीपोलराइजेशन स्टेट है, अब -55 मिली वोल्ट पे तो भैया आया। अब ये धीमे धीमे कंडक्शन शुरू करेगा। कंडक्शन शुरू करने का मतलब मैं इसे टॉपिक कर रहा हूँ दोबारा, ठीक है। अब मैंने बोला कंडक्शन कैसे हो जा,
कंडक्शन तो इस तरीके से होगा, देखो मैंने बोला सोडियम आयन तो अंदर जाता, अब कंडक्शन तो इस तरीके से होगा। हमेशा जो होता है करंट जो मूव करता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। लो भैया, इस तरीके से इम्पल्स आगे बढ़ता जाता है, इम्पल्स आगे बढ़ता जाता है, इम्पल्स आगे बढ़ता जाता है, इम्पल्स आगे बढ़ता जाता है। फिर कुछ समय बाद तुम्हें देखने को क्या मिलेगा, कुछ समय बाद देखने को क्या मिलेगा, ये इम्पल्स ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन स्टेट। तब तक बढ़ेगा, मतलब जो ये इम्पल्स है तब तक बढ़ेगा। +30 मिली वोल्ट जेटेड चैनल, मिली वोल्ट जेटेड चैनल तक ये ऐसे ही इम्पल्स बढ़ता जाएगा। अब जैसे +30 मिली वोल्ट जेटेड चैनल हो गया, मतलब +30 वोल्ट पे आ गया है वोल्टेज जेटेड चैनल जो होता है, अब यहाँ पे रिपोलराइजेशन स्टेट हो जाएगा, रिपोलराइजेशन स्टेट हो जाएगा। रिपोलराइजेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अंदर सोडियम आयन ज़्यादा भर जाएंगे। भैया मैंने बोला अंदर सोडियम, यहाँ पे रैपिड इन्फ्लक्स हो जाता ना, रैपिड सोडियम इन्फ्लक्स हो जाता, रैपिड सोडियम इन्फ्लक्स। तो धीमे धीमे क्या हुआ, +30 वोल्ट जेटेड चैनल आते तब तक अंदर में सोडियम आयन इतने ज़्यादा बढ़ रहे, इतने ज़्यादा बढ़ रहे, और बाहर पोटेशियम आयन इतने ज़्यादा बढ़ रहे कि अब अंदर जो होते हैं वो सोडियम आयन बढ़ रहे और बाहर जो होते हैं पोटेशियम आयन बढ़ रहे, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, फिर मैंने बोला रिपोलराइजेशन है। अब रिपोलराइजेशन स्टेट में इम्पल्स तो इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। अब इस रिपोलराइजेशन स्टेट में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे पंप किया जाता है। पंप करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम वोल्टेज जेटेड चैनल हो जाता है। अब यहाँ पे हाइपरपोलराइज स्टेट हो जाता है। चलो मिलाते, रिपोलराइजेशन स्टेट में क्या होता है, बाहर दोबारा ये क्या चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, क्योंकि रिपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, दोबारा ये अपने पोलराइज स्टेट में आ जाता है, क्योंकि कंडक्शन जा चुका होता है तो और अंदर पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। लेकिन बात कर दी जाए तो ये तो हो जाता है, लेकिन भैया यहाँ पे एक बात रखना, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप लगा होता है, जो अंदर का पोटेशियम जो सोडियम आयन जो ज़्यादा होता है और बाहर पोटेशियम आयन ज़्यादा होता है, इसे क्या चलता है, सोडियम आयन तो पचड़ता है सीधे हाई कंसंट्रेशन की तरफ नहीं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फेंक देता है। और पोटेशियम आयन तो बात कर दी जाए, यहाँ पे भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेज देता है, ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, तो ये कौन करता है, सोडियम पोटेशियम पंप करता है। तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप पाया जाता है, सोडियम पोटेशियम पंप पाया जाता है। ज्योति तीन याद ना, मैं तो ऐसे याद हूँ, नोटिया 1 2 3, 3 सोडियम आयन, नोटिया 1 2 3। सोडियम आयन कहाँ फेंकेगा, बाहर, कितने, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट जो इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम आयन आउट फ्लश, इन फ्लश नहीं, आउट फ्लश, कितने, 3। पोटेशियम आयन इन फ्लश, कितने, 2, कितने, 2। और 8 ATP यूज हो जाए, 8 ATP यूज हो जाए इस दौरान, ठीक है। तो नोटिया 1 2 3 हो जाता है, हमारा कंडक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा।
ठीक है, हर एक चीज़। यहाँ पे 3 स्टेज होते हैं। रेस्टिंग स्टेट में बाहर जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इनर जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। इम्परमिएबल टू सोडियम आयन, परमिएबल टू पोटेशियम आयन, इम्परमिएबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। फिर हम आते हैं जब डिपोलराइजेशन होता है, -55 मिली वोल्ट पे इम्पल्स आता है, तो बाहर वाला जो प्लांट पे बाहर वाले सरफेस पे जो होता है चार्ज वो बदल जाता है, वो पोलराइज स्टेट हो जाता है। वहाँ पे पॉजिटिव था बाहर में, लेकिन अब वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और अंदर में जो नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव बन जाता है। फिर उसके बाद ये कंडक्शन होना शुरू हो जाता है, और कंडक्ट होने हुए ऐसे ही जो चार्ज कंडक्शन होता है वो आगे बढ़ता जाता है। फिर रिपोलराइजेशन स्टेट में क्या होता है, फिर ये +30 मिली वोल्ट तक जब ये पहुँचता है वोल्टेज जेटर चैनल, तब ये दोबारा अपना रीगेन कर लेता है, मतलब बाहर वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज और अंदर वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन बाहर जो होते हैं वो सोडियम आयन कम होते हैं, और बाहर जो होते हैं सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं, और अंदर जो होते हैं सोडियम आयन कम होते हैं। उसी तरीके से अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं और बाहर पोटेशियम आयन कम होते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ बाहर तो कम है और अंदर ज़्यादा है, मैं तो गलत बोल गया। हाँ, बाहर सोडियम आयन ज़्यादा और अंदर सोडियम आयन कम होता है। इस सोडियम आयन तो अंदर से बाहर फेंकने के लिए, मतलब लो से हाई कंसंट्रेशन से फेंकने के लिए, तो हमें पंप का उपयोग करना पड़ा, जिसे हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। उसी तरीके से पोटेशियम आयन अंदर ज़्यादा होता है और पोटेशियम आयन बाहर कम होता है। अब इस बाहर से पोटेशियम आयन अंदर की तरफ भेजेंगे तो हमें पंप की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पे एनर्जी लगती है। आओ चलो भैया, हम लोग बता दिए सारी चीज़ें। बोले न्यूरॉन आर द एक्साइटेबल सेल हैं, क्या बात है। न्यूरॉन आर द एक्साइटेबल सेल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर पोलराइज स्टेट, ठीक है। न्यूरॉन कैसे सेल होते हैं, एक्साइटेबल सेल होते हैं, क्योंकि हमेशा जहाँ पे बिटॉर लग जाए वहाँ पे एसर्शन रीजन के टोशन बनने के पूरे चांस होते हैं, ठीक है। क्योंकि मेम्ब्रेन कैसे होते हैं, पोलराइज स्टेट में, ठीक है। बोले डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे न्यूरल मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं एंजियोलेमा, ठीक है। दीज आयन चैनल आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, मतलब रेस्टिंग स्टेट की बात कर रहा है, तो एंजियोनल मेम्ब्रेन मतलब एंजियोलेमा की बात करिए, एंजियोलेमा मेम्ब्रेन की बात करिए, तो कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन लेकिन नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन एंड नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन एंजियोलेमा। Continuously the एंजियोप्लाज्म इनसाइड द एंजियोन इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, अंदर थोड़ियाँ ज़्यादा होती हैं और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज़्यादा होता है। वहीं पे बाहर की बात करिए मेन मतलब सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं, कंट्रास्ट, ठीक है। द फ्लूइड आउटसाइड द एंजियोन कंटेन अ लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। बोल रहे हैं उसी तरीके से बात है एंजियोन के बाहर, मतलब एंजियोलेमा के बाहर की बात करिए तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन, वहीं पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। वहीं पे बात करिए जब हम एंजियोलेमा के अंदर आ जाते हैं, एंजियोप्लाज्म के अंदर, तो वहाँ पे जो होते हैं पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं और सोडियम आयन कम होते हैं, ठीक है। इसकी वजह थर्ड फॉर्म ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या जनरेट होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दी आयनिक ग्रेडियंट across the resting membrane are maintained by the active transport by the sodium potassium pump which three sodium ion outward and 2 potassium ion inward as a result outer surface of the एंजियोनेमल पोसेज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जब कंडक्शन हुआ तो बाहर वाले सरफेस पे कैसे चार्ज हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और इनर वाले सरफेस रिपोलराइजेशन स्टेट की बात करें, और इनर सरफेस पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। इनर सरफेस पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। इनर सरफेस पे नेगेटिवली देयरफॉर देयर इज अ पोलराइज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना रेस्टिंग पोटेंशियल। बोले जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंट एंजियोलेमा के पास नहीं आता तब इसे बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। वहीं पे यू माइट विथ क्यूरियोसिटी, सीरियस मतलब जानने की उत्सुकता होगी, मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन। बोले नर्व इम्पल्स का कैसे जनरेशन होता है ये हमें जानने के लिए बहुत उत्सुकता होती है। अब बोले व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट द साइट, बोले जब पॉइंट ए, अब यहाँ पे पॉइंट ए पे, अब इसी फिगर को हम ले लेते हैं, मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है। बोले जब इस पॉइंट पे स्टिमुलस गया तो यहाँ पे जो अभी बाहर वाले प्रोटीन पे जो पॉजिटिव चार्ज था, बाहर वाले प्रोटीन पे कैसा चार्ज है, जब रेस्टिंग स्टेट की बात कर दी जाए तो बाहर कैसा चार्ज है, तुम देखो बाहर वाले चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज।
इनर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव, ठीक है। लेकिन जब वहीं पे बोल रहे हैं इस रीजन की बात कर दी, इस रीजन पे ध्यान दो, तो ए वाले रीजन पे जब भी स्टिमुलस आया तो यहाँ पे पोलरिटी चेंज हो जाए, बाहर नेगेटिव हो जाए और अंदर पॉजिटिव हो जाए, देख रहे हो, अंदर पॉजिटिव हो जाए, अंदर पॉजिटिव हो जाए, बाहर नेगेटिव हो जाए, तो ये स्टिमुलस चेंज हो जाए। अब बोल रहे हैं कि भैया बी वाले पोजीशन पर, तो कभी भी नर्व इम्पल्स होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव में हो सकता है, उस तरीके से नर्व इम्पल्स कंडक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ठीक है, कंडक्शन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्या नाम है, इम्पल्स जनरेट होना शुरू है। पॉइंट ए पोलराइज मेम्ब्रेन, ठीक है, वहाँ पे साइड ए में क्या हो जाता है, फ्रीली परमेबल टू सोडियम आयन, दिस लीड टू अ रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, क्योंकि जब हम भी इम्पल्स कंडक्ट करवाएंगे तो ये सोडियम वोल्टेज जेटेक चैनल ओपन हो जाता है, और ओपन होने की वजह से जो सोडियम आयन होता है वो एक्सोलेमा के अंदर आना बहुत तेज़ी से शुरू कर जाता है, और पोलरिटी जो बाहर अभी तक जो बाहर चार्ज था पॉजिटिव, जो बाहर चार्ज था पॉजिटिव और अंदर था नेगेटिव, अंदर था नेगेटिव, अंदर था नेगेटिव। लेकिन जब ये कंडक्शन हुआ तो बाहर वाले पे नेगेटिव चार्ज हो जाता और अंदर वाले पे पॉजिटिव चार्ज हो जाए, तो इसलिए जो पोलरिटी होता है वो रिवर्स हो जाए, तो रिवर्स डी पोलरिटी एट दी साइड, वहाँ पे उस साइड पे जहाँ पे कंडक्शन हुआ था वहाँ पे पोलरिटी रिवर्स हो जाता, आउटर सरफेस पे क्या हो जाता नेगेटिवली चार्ज एंड इनर सरफेस पे पॉजिटिवली चार्ज, डी पोलरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट अ साइड ए थस रिवर्ट हेंस डीपोलराइज, इस स्टेट को बोलते हैं डीपोलराइज स्टेट। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, बोला है जो साइट ए पे इम्पल्स कंडक्ट करवाया जाता है, दी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट अ साइट ए, इसे हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, इनफैक्ट इसे हम बोल सकते हैं नर्व इम्पल्स, क्योंकि इम्पल्स कंडक्ट करवाया जाए इसलिए नर्व के थ्रू इम्पल्स कंडक्ट करवाने तो ही बोलते हैं नर्व इम्पल्स। एट द साइट इमीडिएटली ए हेड दी एग्जॉन ऑफ साइड बी पे देखो, साइड बी पे देखो तो जो पॉजिटिवली चार्ज आउटर सरफेस पे है और नेगेटिवली चार्ज इनर सरफेस, तब ये रेस्टिंग स्टेज में है, तो बोले पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो आउटर सरफेस पे हैं और नेगेटिवली चार्ज इनर सरफेस हैं। एज अ रिजल्ट अ करंट फ्लो ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम अ साइड ए टू साइड बी, मतलब जो बोल रहे हैं तो कंडक्शन कैसे हो जाता है, प्लस एंड नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो जो कंडक्शन प्लस से नेगेटिव की तरफ हो जाता है, प्लस से नेगेटिव की तरफ कंडक्शन होना शुरू हो जाता है, प्लस से नेगेटिव की तरफ कंडक्शन, प्लस से नेगेटिव की तरफ कंडक्शन, ऐसे तो होना शुरू हो जाता है। तो वही बोला है साइड ए से साइड बी ऑन दी आउटर सरफेस करंट फ्लो साइड बी टू साइड ए, ठीक है। टू कंप्लीट दी सर्किट ऑफ करंट फ्लो हैंड दी पोलरिटी एट द साइड इज रिवर्स एंड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड साइड बी, दी इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट दी साइट ए अराइव एट साइट बी, वो ना जो एक्शन पोटेंशियल अभी तक साइट ए पे जनरेट किया गया था अब वो साइट बी पे पहुंच गया, अराइव हो गया, दिस सेगमेंट इज रिपीटेड, और यही चीज़ बार बार होता जाएगा और ये एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन कंस्टिट्यूटली द इम्पल्स इज कंडक्टेड द राइज इन द स्टिमुलेट इंड्यूस्ड परमिबिलिटी ऑफ सोडियम आयन इज स्टिमुलेट शॉर्ट लिव, बोला है कि जो स्टिमुलस इंड्यूज हुआ था, जो इंड्यूज हुआ होगा वो परमिबिलिटी ऑफ सोडियम आयन वेरी शॉर्ट टाइम से, क्योंकि भैया रैपिड इन्फ्लक्स हो जाता है, रैपिड इन्फ्लक्स सोडियम आयन का होता है, लेकिन जो ये स्टिमुलस हुआ था, अगर मान लो तुम्हारे हाथ में अभी तो मैं चिमटी चाट लूँ तो वो क्या पूरे दिन रहेगा नहीं, वो थोड़ी देर बाद ये स्टिमुलस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो दी राइट दी स्टिमुलस इंड्यूज, जो स्टिमुलस हमें राइट किया जाता है, इंड्यूज हुआ था, परमेबल टू सोडियम आयन इज एक्सट्रीमली शॉर्ट, परमेबल टू सोडियम आयन मतलब जो होता है सोडियम आयन बाहर से अंदर आने लगता है, तो ये बहुत छोटे समय के लिए होता है, टोटली फॉलोड बाई अ राइज ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन, और यहाँ पे पोटेशियम आयन की भी परमेबिलिटी होती है, जिससे कि अंदर से पोटेशियम जो होता है वो बाहर चला जाता है विद इन अ फ्रैक्शन, पोटेशियम आयन डिफ्यूज चल जाता है आउटसाइड द मेम्ब्रेन, रिस्टोर द रिजल्टिंग इन अ पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ द एक्साइटेशन फाइबर बिकम मोर स्टिमुलस। आई होप तुम लोग तो ये बातें समझ में आती होंगी, उससे तो और अच्छे समझ में आती होंगी। चलो भैया, तो अब हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ब्रेन पे आ जाते हैं, ठीक है। खत्म हो जाएगा अभी आधे घंटे में, हाँ। चलो अब बोले ए नर्व इम्पल्स इट ट्रांसमिटेड टू वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, जो इम्पल्स होता है बेसिकली वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ इम्पल्स होता है, ठीक है। इस जंक्शन से मतलब बात कर दी जाए, देखो
बात चल रही है, एक मिनट देखो। तो मिलाते न्यूरॉन जो होता है, जो इम्पल्स होता है वो कंडक्ट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे, अनदर न्यूरॉन, ठीक है। थ्रू आउट जंक्शन, उस जंक्शन को बोलते हैं सिनेप्स। इस सिनेप्स इज फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। देखो तो मिलाते, ठीक है। यहाँ पे प्री सिनेप्टिक हो जाता है और पोस्ट सिनेप्टिक हो जाता है, ठीक है। देखो मैं बोला हूँ, देखो एक एक्सोनल मेम्ब्रेन है, ये दूसरा एक्सोनिमल मेम्ब्रेन होता है, दूसरा एक्सोनिमल मेम्ब्रेन होता है। देखो यहाँ पे अब सुनो, यहाँ पे क्या होते हैं ये, इन्हें तो हम बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। क्या बोलते हैं भैया? सिनेप्टिक वेसिकल। इन्हीं तो हम बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। इन्हीं के अंदर, अगर मैं जूम कर देता हूँ, इन्हीं सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर कौन कौन होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये ऑरेंज ऑरेंज क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। एनटी लेते रहा हूँ, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर ले देता हूँ, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं, बाद में बच्चे पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम पूछ जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर हो जाता है, ठीक है। इस लोब को हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक लोब, प्री सिनेप्टिक लोब, और इसे हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक लोब। इस पोस्ट सिनेप्टिक लोब के ऊपर यहाँ पे तो रिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब एक कैल्शियम आयन का रोल होता है। अब जरा कैल्शियम आयन का रोल अब हम लोग समझेंगे, ठीक है। बोले नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे, इसे बोलते हैं सिनेप्स। और उस जंक्शन को हम बोलते हैं अंदर जो, उसे हम बोलते हैं साइनेप्स। उस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। मतलब इनके बीच के जंक्शन को हम बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। मतलब जंक्शन बिटवीन प्री सिनेप्टिक लोब और पोस्ट सिनेप्टिक लोब। इस दो लोब के बीच के जंक्शन को हम बोलते हैं सिनेप्स, साइनेप्स, जो भी बोलते हो, सिनेप्स, साइनेप्स, जो भी बोलना चाहो, ये होता है ये साइनेप्स, ठीक है। इन जंक्शन क्या होता है? दो स्टेशन के बीच जंक्शन बोलते हैं ना, ठीक है। तो साइनेप्स का मतलब समझ आ रहा है? प्री सिनेप्टिक लोब और पोस्ट सिनेप्टिक लोब के बीच के जंक्शन तो बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। बोले साइनेप्स का फॉर्म हो जाए मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन व्हिच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड। बोला है ऐसा है कि ये तुच्छ में ऐसे देखा जाए, अब दो तरीके से सिनेप्टिक नोड का अरेंजमेंट हो सकता है। इस तरीके से हो सकता है और तुच्छ इस तरीके से हो सकता है। इसके बीच में मतलब गैप है और यहाँ पे गैप नहीं है। अगर गैप नहीं है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, और ये हो जाता है इस गैप तो हम बोलते हैं कुआं, जैसे कुआं मतलब क्लेफ्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। बोले इस गैप तो हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनेप्स, एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है, एक केमिकल सिनेप्स होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है, प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक आर वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जैसे ये है, ठीक है। ये डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट इम्पल्स कंडक्ट हो जाएगा, इसे कुएं में टूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसकी बात कर दिया तो इस कुएं में पहले टूटना पड़ेगा, फिर इस कुएं से टूटने के बाद दूसरे टर्मिनल पे पहुंच पाएगा ना। तो बोले इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की बात कर दिया, तो यहाँ पे प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होते हैं वो वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी होते हैं, और इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ठीक है। और वहीं पे बात है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस अ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज वेरी सिमिलर टू अ इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल न्यूरॉन। वो ना ये
काफ़ी सिंपल होता है। ये तुम बोल सकते हो या तो वेरी क्लोज या तो नहीं ही है गैप, और गैप नहीं हो जाए तो डायरेक्ट जो इम्पल्स कंडक्ट होना चाहिए गड्ढे उड्ढे में नहीं कूदेगा, डायरेक्ट एग्जॉन से जरिए सीधे सीधे चला जाएगा इम्पल्स, ठीक है, कंडक्ट हो जाएगा। इम्पल्स ट्रांसमिशन एक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स ऑलवेज फास्टर देन एक्रॉस ऑफ केमिकल सिनेप्स। अब तू मुझे बता भाई, आप बताइए कि भैया अगर कोई भी नेटवर्क आ रहा, कोई भी इम्पल्स आ रहा है तो वो सीधे चला जाएगा, ये आसान है कि पहले आएगा फिर धुआं में कूदेगा, मतलब यहाँ पे क्लेफ्ट में कूदेगा, फिर उससे रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन पे पहुँचेगा, कौन तेज़ हो जा? जो डायरेक्ट आएगा उस वो बहुत तेज़ हो जा। तो उसी हिसाब से जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है वो वेरी फास्टर होता है देन आ केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर बॉडी, तो याद रखना इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या हमारे मोस्ट कॉमन होते नहीं, रेयर होते हैं इन आवर बॉडी सिस्टम। वहीं पे केमिकल सिनेप्स की बात है, मेंबर ऑफ द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय द फ्लूइड फील्ड स्पेस, हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, हमने बता दिया। अब बोल रहे हैं ये यहाँ पे क्या होता है, केमिकल चार्ज न्यूरॉन, मतलब इन्होंने सीधे बोल दिया सिनेप्टिक, देखो इस प्री सिनेप्टिक लोब के अंदर कुछ हमारे सिनेप्टिक वेसाइकल होंगे और सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होंगे। तो यहाँ पे ए भाई क्या चल रहा है, एक मिनट अरे यार छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। देखो केमिकल जो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट होते हुए उसके अंदर ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। तो इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया प्री सिनेप्टिक, बात बोल दिया जाए प्री सिनेप्टिक के पास क्या होता है, वो सिनेप्टिक वेसाइकल होगा और सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होगा। तो और उसी न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर एसिटाइल कोलिन केमिकल होगा जिसे हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, इन्वॉल्व होता है इम्पल्स ट्रांसमिशन करवाने में, ठीक है। तो वो केमिकल तो और नहीं होता है, एसिटाइल कोलिन होता है। लिख देता हूँ, लिखा हो जाए शायद, एसिटाइल कोलिन होता है, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व इन अ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट द सिनेप्स। द एडजॉइंट टर्मिनल कंटेन वेसाइकल फ्लूइड with a neurotransmitter which an impulse action potential arrive the adjoint terminal. It is a stimulate the movement of the synaptic vesicle toward the membrane where they fuse of the plasma membrane. अब मैं तुम्हें हर एक लाइन बता दूँ, चलो अब हम लोग समझेंगे, ठीक है, हर एक चीज़। अभी तो तुम्हें तो ऐसे ही बता दिया, ठीक। सर आप ऐसे क्यों बता देते हो ना, थोड़े अच्छे से बताओ और अच्छा लगे। ये क्या बना दिए सर, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। अरे आयदा भाई वेट करो, आप तो जुगाड़ी हो रहे हो सर आप भी। हाँ ये बात तो है, ये बात तुमने सही बताया। देखो भाई जुगाड़ी होना पड़ता है। चलो इसे हम बोलते हैं प्री सिनेप्स। इसे हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्स। प्री सिनेप्स एंड पोस्ट सिनेप्स, ठीक है। अब इसके अंदर ये सिनेप्टिक वेसाइकल होते हैं, इसे तो हम बोलते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल। ठीक है, सिनेप्टिक वेसाइकल। अब इस सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर कौन क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे क्या होते हैं,
इसे हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसे हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। उस न्यूरो ट्रांसमीटर में क्या होता है, एसिटाइल कोलिन केमिकल होता है। उस केमिकल का नाम होता है एसिटाइल कोलिन। यहाँ पे भी कैल्शियम आयन का बहुत अहम रोल होता है, ठीक है, कैल्शियम आयन का बहुत रोल होता है, ठीक है, ठीक है भैया। अब सुनो, कैल्शियम भैया बहुत मतलब यहाँ पे भी रोल है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है, पोलरिटी अंदर क्या होता है, अंदर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अंदर की पोलरिटी पॉजिटिव होती है। तो अभी हमने पढ़ते तो आया था यही चीज़, अभी इम्पल्स दर्शन बताया था ना। और बाहर क्या था, बाहर क्या था, नेगेटिव। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। वहीं पे इस पोस्ट सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक लोब पे या नोब पे, जो भी बोलना चाहे, यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं। क्या होता है, रिसेप्टर होता है। क्या होता है भैया, रिसेप्टर होता है, ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ पे कैल्शियम आयन, कैल्शियम चाचा अभी इसके पहले वाले चैप्टर में भी इन्वॉल्व हुए हैं, यहाँ पे भी कैल्शियम चाचा ही इन्वॉल्व होंगे। जैसे ही कैल्शियम चाचा अंदर जाएंगे, कैल्शियम चाचा जाएंगे, वैसे ही बेसिकली ये जो ये तो सिनेप्टिक वेसिकल होगा, ये फ्यूज कर जाएगा लोब से, लोब से तो इस तरीके से फ्यूज हो जा, तो इस तरीके से। और यहाँ पे जब फ्यूज करने के बाद जो सिनेप्टिक वेसिकल होगा, वो तो इस तरीके से बाहर आ जाएगा, इस लेफ्ट में आ जाएगा। और अब ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा, जो पोस्ट सिनेप्टिक नोड पे या लोब पे रिसेप्टर पाया जाता, अब इससे बाइंड करेगा। और बाइंड तभी करेगा जब इसके मन का होगा। मान लो लड्डी, सपोज एक लव स्टोरी बताता हूँ कि अगर मान लो लड़का गया, अब ये समझ लो लड़की का घर है, ठीक है, लड़की का घर है, ठीक है। अब उसके पिताश्री समझ लो ये रिसेप्टर है, उसके पिताश्री समझो ये रिसेप्टर है। तो ये सिनेप्टिक वेसिकल, सिनेप्टिक वेसिकल दूसरा इंसान है या पत्रकार है या तुम बोलो छोटा बच्चा है, जिसके माध्यम से ये पत्र दिया जा रहा है उसके पापा को कि ये ऐसा है कि मैं इस लड़की से, इस क्या नाम है, महिला मित्र से शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। अब समझो ये छोटा बच्चा गया, ये रिसेप्टर दे दिया, ये केमिकल छोड़ दिया, कहाँ पे, सिनेप्टिक लेफ्ट में। अब ये जो केमिकल है, इसके अंदर एसिटाइल कोलिन होता है भाई, जाहिर सी बात है। अब ये एसिटाइल कोलिन इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा, मैंने बोला क्या, इस रिसेप्टर से एसिटाइल कोलिन जो है ये बाइंड करेगा। अब मैं बोला हूँ बाइंड तभी करेगा जब पिता के मन का हो, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होना चाहिए, पान ना खाता हो, गुटखा ना खाता हो, तो अदर और अपने ही मान लो अपने तौर से नहीं है तो भाई, लेकिन सरकारी नौकरी होनी चाहिए, आपका मान है। अब मान लो लड्डे सपोज सरकारी नौकरी नहीं है या अपने तौर का नहीं है, तब पिता श्री मतलब रिसेप्टर बोलेगा कि भैया ऐसा है कि तुम मुझसे तो बाइंड नहीं कर पाओगे, मतलब इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। जो रिसेप्टर आएगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर से क्या नाम है, इम्पल्स आएगा, उसे रोक देगा।
अगर वो अपने मन का हुआ, लड़का अपने ही थॉट का हुआ, लड़का सरकारी नौकरी है, वो क्या नाम है, कमाता है, गुटखा पान ये सब नहीं खाता है, वो तो फिर बोलेगा वाह क्या बात है, मेरे मन का ही सारी चीज़ें हैं, तो हम इसे इम्पल्स टू कंडक्ट करवाएंगे, है, इम्पल्स टू कंडक्ट करवा दिया। लेकिन वहीं पे अगर लड़का, लड़के की पार्टी, जो लड़के की पार्टी है वो सरकारी नौकरी ना है, वो अपने थॉट का ना हो, तो भैया ये रिसेप्टर क्या करेगा, रोक देगा, बोल देगा ना 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 बाबू ना, तुम मेरे मेल झोल से तो तुम मैच ही नहीं कर रहे हो, तुम मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते हो। तो अब ये रिसेप्टर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है, इनहिबिटर होता है या प्रमोटरी होता है। अगर प्रमोटरी हो गया तो ये क्या नाम है, ये जो केमिकल बाइंड हुआ है रिसेप्टर से एसिटाइलकोलिन, वो प्रमोट करेगा, और वहीं पे अगर वो उसके मन का नहीं हो जा, जो इम्पल्स कंडक्ट करवा रहा है वो इनहिबिटरी हो जा, तो वहीं पर रोक देगा भैया। समझ रहे हो बात समझ रहे हो? तो ये बात समझ लो। अब चलो आगे हम लोग एनसीईआरटी पे आते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं। अरे अभी एक बार और रिवीजन कराऊंगा अच्छे से। बोल रहे हैं प्रीसिनेप्टिक लोब के अंदर एक केमिकल होता है जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसके अंदर केमिकल होता है, जो केमिकल का नाम होता है एसिटाइलकोलिन, उसे हम बोलते हैं कॉमनली न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। इन्वॉल्व होता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स को कंडक्ट करवाने में, यही इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं दी एडजॉन टर्मिनल कंटेन दी वेसाइकल, बोला है एडजॉन टर्मिनल वो क्या कंटेन करता है, वेसाइकल कंटेन करता है, और उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। सीधे सीधे मैं जो बोलना चाहता हूँ वही सीधे सीधे लिख दिया, ठीक है। व्हेन एन इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल कहाँ पहुँचता है, एडजॉन टर्मिनल पे, तो ये मूवमेंट ऑफ द सिनेप्टिक वेसाइकल टुवर्ड द मेम्ब्रेन वेयर द फ्यूज द प्लाज्मा, ये तो कैल्शियम आयन का कोई रोल ही नहीं बता, जब तक कैल्शियम आयन नहीं आएंगे, कैल्शियम आयन ही कैल्शियम चाचा ही आएंगे, और वैसे ही ये सिनेप्टिक लोब जो होगा वो फ्यूज कर जाएगा मेम्ब्रेन से, और मेम्ब्रेन से फ्यूज करने के बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो हमारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएगा। तो बोल रहे हैं जब एक्शन पोटेंशियल, जब इम्पल्स अराइव हो जाए एडजॉन टर्मिनल पे, तो ये मूव कर जाएगा क्या, सिनेप्टिक वेसाइकल, कहाँ पे, मेम्ब्रेन पे, और मेम्ब्रेन से क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, और फ्यूज करने के बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में पहुँच जाएगा। तो बोल रहे हैं मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएगा और रिलीज कर देगा क्या, न्यूरोट्रांसमीटर इन अ सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और फिर यही रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर जिससे बाइंड कर लेता स्पेसिफिक रिसेप्टर से प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, द बाइंडिंग ओपन इनटू अ चैनल अलाउंड एंट्री ऑफ आयन। बोलना कि जो ये आयन है, या तुम बोल सकते हो न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिसेप्टर से बाइंड किया है, ये बाइंडिंग ओपन आयन चैनल होंगे, तो ये क्या नाम है, आयन तो एंट्री या इम्पल्स तो एंट्री करने देंगे, मतलब न्यू पोटेंशियल जनरेट करने के लिए देंगे, जनरेट न्यू पोटेंशियल। लेकिन वहीं पे द न्यू पोटेंशियल डेवलप में भी आइदरी एक्साइटरी और इनहिबिटरी, अगर मैच नहीं था तो भैया इनहिबिट हो जाएगा ये इम्पल्स, ठीक है। अब सीनस की बात कर दी है, दिल और दिमाग की बात किया जा रहा है, तो भैया दिल और दिमाग से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रेन इज अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन। मुझे अभी पढ़ते वक्त मुझे अपने क्लास 4 की याद आ गई, तो हम लोग तो सीपीयू के फुल फॉर्म याद करने में कितना मारपीट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आज भी याद है बाबू। तो उसी तरीके से ब्रेन भी हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है और बॉडी, एंड ये कमांड और कंट्रोल सिस्टम को नियंत्रित करता है, नियंत्रण मतलब कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल दी वॉलेंट्री मूवमेंट, देखो इनवॉलेंट्री मूवमेंट को मेंटेन करता है कि नहीं, देखो हर एक लाइन पढ़ो, क्या ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट को मेंटेन करता नहीं, वॉलेंट्री मूवमेंट को मेंटेन करता है, ठीक है। बैलेंस करता है बॉडी को, और वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन में हेल्प करता है, जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनी में हेल्प करता है। थर्मो रेगुलेशन हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है। भूख लगी है तो भी मदद करता है, प्यास लगी है तो यही ब्रेन ही हेल्प करता है। 24 आवर रिदम सेंटर को ही मेंटेन करता है। सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड में भी हेल्प करता है। ह्यूमन बिहेवियर जैसे थे सेवरल एंडोक्राइन, अभी पीछे ही पढ़ा है, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ GNR गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GH ग्रोथ हार्मोन, और हमारे इनहिबिटिन सोमेटोस्टैटिन हो जाता है।
ठीक है, तो ये सारे इसमें भी हेल्प करता है। इट आल्सो डिसाइड प्रोसेसन ऑफ विजन, देखने की योग्यता, सुनने की योग्यता, बोलने की योग्यता, मेमोरी में रखने की योग्यता, इंटेलिजेंट की योग्यता, इमोशन की योग्यता थ्रू आउट, ये सारे कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। ह्यूमन ब्रेन की बात है, ये कैसे प्रोटेक्ट हुए हैं? स्कल, इनसाइड द स्कल देयर आर दी 3 लेयर होता है, इसे बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। बोल रहे हैं आउटर लेयर जो होते हैं ड्यूरा मैटर से बना होता है, आउटर लेयर जो होते हैं ड्यूरा मैटर से बना होता है, और थिन, वेरी थिन, और मिडिल लेयर जिसे हम बोलते हैं एरेचिडिनोइड। क्या बोलते हैं? एरेचिडिनोइड, ठीक है। जो कि इनर लेयर क्या होता है, हुई थी कॉन्टेक्ट विद द ब्रेन टिश्यू, इसे हम बोलते हैं पाया मैटर, ठीक है, पाया मैटर बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आ गए द ब्रेन कैन बी डिवाइड इनटू 3 मेजर पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ठीक है। देख लो, ये फिगर पूछ लिया जाता है, ये होते हैं सेरेब्रम, ये होता है थैलमस, हाइपोथैलमस। ये तुम समझ लो कितने पार्ट होते हैं फोर ब्रेन, यही समझा दो। फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, एक सेरेब्रम होते हैं सबसे ऊपर, एक होता है थैलमस, और थैलमस के नीचे, हाइपो मतलब नीचे होता है, तो थैलमस के नीचे वाला कौन होता है? हाइपोथैलमस। तो फोर ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, एक होते हैं सेरेब्रम, एक होते हैं थैलमस, एक होते हैं हाइपोथैलमस, ठीक है। और वहीं पे हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट आते हैं, एक हो जाते हैं पॉन्स, एक होता है सेरेब्लम, याद करो सेरेब्रम होता है और यहाँ पे सेरेब्लम होता है, ठीक है, और यहाँ पे मेडुला हो जाता है, इससे हाइंड ब्रेन बोलते हैं, और यहाँ पे मिड ब्रेन है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे होता है जो कि हमारे कनेक्ट करता है पूरे वर्टिब्रल कॉलम से होते हुए चला जाता है, इसे हम बोलते हैं सर्वाइकल एक्टिवेट, और ये कहाँ पे पाया जाता है? मिड ब्रेन में, ठीक है। और कॉर्पस टोलेसम जो कि एक यूनिक फीचर होता है ह्यूमन ब्रेन के लिए, मतलब ह्यूमन ब्रेन और अदर ब्रेन को डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो यही कॉर्पस टोलेसम ही मेन करता है, और सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। और फोर ब्रेन हम लोग पढ़ ही लिए, जैसे कि फोर ब्रेन की बात कर दी जाए तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। सेरेब्रम जो होता है मेजर पार्ट होता है, सेरेब्रम जो होता है वो मेजर पार्ट होता है, सेरेब्रम जो होता है, सेरेब्रम जो होता है वो मेजर पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है। ए डीप क्लेफ्ट डिवाइडेड इनटू अ सेरेब्रम लॉन्जिट्यूडनली इन 2 हाफ। बोला है कि जो होता है ये सेरेब्रम तो मेजर पार्ट होता है, अब बोला है एक डीप क्लेफ्ट, एक बहुत गहरा गड्ढा डिवाइड कर देता है 2 सेरेब्रम, तो 2 सेरेब्रम लॉन्जिट्यूडनली में डिवाइड करता है, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रम 2 भागों में बट जाता है लॉन्जिट्यूडनली, एक होता है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एक हो जाता है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और दी हेमिस्फीयर आर दी कनेक्टेड टू अ ट्रैक ऑफ अ नर्व फाइबर, और ये हेमिस्फीयर किसे जोड़ता है? नर्व फाइबर के ट्रैक को जोड़ता है, इसे हम बोलते हैं कॉर्पस टोलेसम, ठीक है। दी लेयर ऑफ द सेल व्हिच कवर दी सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बोला है कि जो ये सेल है जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर तक तोपता है, मतलब ढकता है, इसे हम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स ही है जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर तो कवर करता है, ठीक है। एंड इस थ्रोन या प्रोमिनेंट फोल्ड दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड टू अ जिरे। बोले सेरेब्रल कॉर्टेक्स कैसे होते हैं? जिरे कलर के होते हैं, जिरे मैटर से बने होते हैं, क्योंकि जिरे मैटर्स बनने की वजह से इसमें जो अपीयरेंस देखने को मिलता है वो जिरेइश कलर में देखने को मिलता है। वहीं पे न्यूरॉन सेल बॉडी आर कंसंट्रेटेड हैड बीन कलर, बोला वाइट कलर का होता है, इसलिए ये कलर नहीं हो सकता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड लार्ज रीजन ऑफ एसोसिएटेड न्यूरॉन, ठीक है। बोला लार्ज रीजन डेट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर, ठीक है। इस रीजन को बोलते हैं एसोसिएटेड एरिया, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसे कि इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, फाइबर ऑफ द ट्रैक आर कवर्ड बाय द माइलिन शीट। जो ट्रैक का फाइबर होता है, जो ट्रैक ऑफ फाइबर आर कवर्ड विद द माइलिन शीट, और माइलिन शीट प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, माइलिन शीट बनाता है, ठीक है। व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दे गिव एन ओपेक वाइट अपीयरेंस, क्योंकि भैया इसमें वाइट अपीयरेंस इसलिए होता है क्योंकि भाई ये कलर जो होता है वो वाइट कलर का दिखता है, इसलिए वाइट अपीयरेंस दिखता है, ठीक है। एंड इट कॉल्ड वाइट मैटर ज़्यादा होता है, ठीक है। दिस सेरेब्रम वार्प अराउंड द स्ट्रक्चर इज द थैलमस व्हिच इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर द सेंसरी एंड मोटर एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, इससे हम बोलते हैं हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस कहाँ पे होता है? थैलमस के नीचे होता है। हाइपोथैलमस कंटेन अ नंबर ऑफ सेंटर व्हिच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, खाने के भूख होता है, ईटिंग ऑफ अर्थ, पीने का प्यास, आल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल व्हिच सेक्रेट हार्मोन
कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल भी स्टोर करते हैं हाइपोथैलेमस, जो कि न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस हार्मोन। दी इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर जैसे कि एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, ये भी हमारे फोरब्रेन में पाए जाते हैं, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। फॉर अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का लिम्फिक बोर्ड हमारे बिहेवियर और सेक्सुअल बिहेवियर को मेंटेन करता है, ठीक है। इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशनल रिएक्शन, जैसे कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए, आज मेरा नीट का पेपर है, आज मैं फोड़ के आऊँगा, ये एक्साइटमेंट होता है। प्लेजर हाँ ठीक है, प्लेजर, अच्छा। रेज और फियर, डर भी लगता है, अरे यार पेपर सामने है, मैं रूम में बैठा हूँ, अब मेरे सामने पेपर आने वाला। मोटिवेशन, कुछ भी हो जाए अब हमें ये पेपर अच्छे से करके आना है, कुछ भी हो जो हो जाए मैं अपना बेस्ट दूंगा, तो ये एक मोटिवेशन है। फियर, डर, सामने पेपर है, एग्जामिनर सामने बैठा हुआ है और तुम पेपर देने के लिए तैयार हो, उस पेपर को देख के डर। एक्साइटमेंट, आज मेरा पेपर है और आज मैं फोड़ के आऊँगा। प्लेजर, कुछ तो है, अच्छा लगेगा, बन जाऊँगा डॉक्टर, मैं वाइट कोट प्लस स्टेथोस्कोप पहन के अच्छा लगेगा, प्लेजर मिल जाता है, ठीक है। मिड ब्रेन की बात कर दिया तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, थैलमस और हाइपोथैलेमस बोल दो, चाहे थैलमस बोलो चाहे हाइपोथैलेमस, इसके बीच में पाए जाते हैं तो मिड ब्रेन। फोर ब्रेन पॉन्स ऑफ द हैंड ब्रेन, बोले हैं कि फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हैंड ब्रेन ये कहाँ पे होते हैं, बोला ऐसा है कि फोर ब्रेन और पॉन्स के बीच में भी पाए जा सकते हैं। देखो इन्होंने बोला थैलमस और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, जाहिर सी बात है। मिड ब्रेन कहाँ पे है, थैलमस और हाइपोथैलेमस के बीच में हो जाए, और ये थैलमस हाइपोथैलेमस कहाँ का पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है। और पॉन्स कहाँ का पार्ट होता है, हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। और बोले एक कैनाल वहाँ से निकलती है जिसे हम बोलते हैं सेरेब्रल एक्सुएडेक्ट, ठीक है, passes through the midbrain. The dorsal portion of the midbrain consists of the mainly of the four round swelling lobes जिसे हम बोलते हैं corpora caudery rhamna. Hindbrain comprise pons, cerebellum, medulla, ठीक है, also third of the medullary oblongata. Pons consists of the fiber trap, ये लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में आएगा। pons consists of the fiber trap that interconnected different region of the brain. तो pons consists of the fiber trap that interconnected different region of the brain. Pons consists of the fiber trap that interconnect different region of the brain. Cerebellum at the very convoluted surface in order to provide additional space for many more neurons. The medulla of the brain is connected to a spinal cord. The medulla contains center which controls respiration, cardiovascular, reflex, sensation. Three major makeup of the brain stem: midbrain, pons और medulla oblongata. Brain stem form of the connection between the brain and spinal cord. तो भैया ये होता है हमारा चैप्टर खत्म। मज़ा है कि नहीं पढ़ते, हमें लगता है सारी एनसीईआरटी कवर किया हूँ हर एक लाइन, ठीक है। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग।